तो मैं यहाँ अपनी बात शुरू करूं तो ये तो हम मानते ही हैं कि भारत एक विकसित संस्कृति रही है, और विकसित नहीं, एक प्राचीनतम संस्कृतियों में से है जिस पर हमें गर्व है, और हमारी प्राचीनता हमें गौरव का अनुभव करवाती है। और प्राचीन भारत में भी जो ज्ञात स्रोतों से जो सूचनाएं मिलती हैं, उनसे इस बात का आभास होता है कि यदि हम आज के पश्चिमी देशों से हम तुलना करें तो निश्चित तौर पे हम लोग बहुत आगे थे। और प्राचीन विश्व की सभ्यताओं, जिनमें मेसोपोटामिया को सबसे पुराना कहते हैं, उसके साथ हमारी जो सभ्यताएं थी, जो सबसे पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, उनके बीच में आदान प्रदान विभिन्न प्रकार से था, व्यापार के माध्यम से भी और तरीकों से भी। तो प्राचीन भारत की जो मैं देखते हैं, वैदिक काल से एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली विकसित होना शुरू होती है। उसके पहले भी है शिक्षा, उसके पहले भी लिपि तक भी है, किंतु सैंधव लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, और अभी उसके बारे में बहुत विस्तार से काम हुआ भी नहीं है। किंतु वैदिक काल से हमारे पास व्यवस्थित सूचनाएं और जो लिटरेचर हमें प्राप्त होता है संस्कृत का, उससे इस बात का हम एक इतिहास का कंस्ट्रक्शन, इतिहास का निर्माण हमने किया है, जिससे हम ये जान पाए कि हमारा पास्ट कैसा था। और उस पास्ट में हम पाते हैं कि प्राचीन भारत में भी एक विकसित शिक्षा व्यवस्था मौजूद थी, और वह शिक्षा व्यवस्था दोनों प्रकार से थी, जिसमें औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। और अनौपचारिक, जब से औपचारिक शिक्षा प्रभावी होने लगी है, अनौपचारिक शिक्षा कमजोर पड़ गई है। भाई प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो शिक्षा अनौपचारिक ही थी, शिक्षा कम्युनिटी का काम था, और म्यूचुअल एक्सपीरियंस से हम ज्ञान प्राप्त करते थे। और जो प्रकृति के साथ सीधा हमारा मानव का जो संघर्ष था, उसने प्रकृति से मानव ने बहुत सीखा, और निरंतर प्रकृति के साथ संघर्ष तो नहीं कहें, है तो वो सहयोगात्मक संघर्ष है, उसमें मानव ने प्रकृति को जो जो जाना, तो प्रकृति की परतें जब खुली तो ज्ञान की परतें खुलती रही, और हम एक मुकाम पर पहुंचे। तो मैं और अधिक प्री हिस्टोरिक तो भूमिका क्या बनाए, क्योंकि भारत में प्री हिस्टोरिक जो कल्चर हैं वे भी काफी विकसित मानी गई हैं, और जो रॉक आर्ट पेंटिंग है, या जो ये बनाए गए रॉक चित्र हैं, उन सब से हमारी सभ्यता की और भी ज्यादा प्राचीन होने का हमें आधार मिलता है। तो जो वैदिक काल हमको, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ सिस्टमेटिक की, उस सिस्टमेटिक इन अर्थों में है कि वेद का मतलब ही अपने आप में जानना होता है, और जानना ही ज्ञान की ओर ले जाता है, और वही हमारी शिक्षा व्यवस्था का माध्यम बनता है। तो वेदों की रचना भी अनेक वर्षों में हुई, सदियों में हुई, एक दिन में संपूर्ण रचनाएं नहीं हुई, उनकी शुरुआत हुई, और जो जो नॉलेज हमको होती गई, हम उसको वेदों के रूप में संकलित करते गए, और एक बड़ी मजबूत वैदिक व्यवस्था लागू हुई। और वैदिक लिटरेचर से ही या वैदिक से ही जोड़कर हम जो उत्तर वैदिक काल है उसमें खास तौर पर जैसे हम देखते हैं, उपनिषदों का तो मतलब ही था, उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, उपनिषद का मतलब यही है। और उपनिषदों में शिक्षा संस्थानों के बारे में भी जानकारी मिलती है, गुरु और शिष्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो वैदिक काल में शुरुआत हो चुकी है, किंतु उपनिषद काल में एक सिस्टमेटिक जो एजुकेशन सिस्टम है वो काम करने लगता है। और जो प्राचीन भारत को हम समग्रता में देखें, यदि हम उसमें, क्योंकि प्राचीन भारत तो एक टर्म है, उस प्राचीन भारत में कई सदियों का इतिहास है, कई कल्चर्स भी आई हैं, लेकिन वो कल्चरल जो हमारा जो सांस्कृतिक समन्वय का एक गुण है, जो भारतीय संस्कृति के गुण में गुण बताया जाता है कि सांस्कृतिक समन्वय, हमारे में समन्वय की प्रवृत्ति रही है। और जो भी जातियां, जनजातियां, गणजातियां, आक्रमणकारी जातियां, जो कुछ भी रेशियल जो आइडेंटिटीज थी जो इस देश में आई, उन सब के साथ समागम के साथ और हमारी एक ऐसी बहुलवादी संस्कृति की धारा बह निकली, जो धारा आज तक बह रही है। तो जो प्राचीन काल की हम बात करते हैं तो उसमें खास तौर पर जो
शिक्षा का स्वरूप है, जैसा मैंने आपको कहा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में है, किंतु उसमें हम ये पाते हैं प्राचीन भारत में कि एक मोड नहीं था एजुकेशन का, सिंगल मोड ऑफ एजुकेशन नहीं था, मल्टीपल जो है तौर तरीकों से शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा खास तौर पर जैसे घरों पर दी जाती थी, तो घरों पे होता था कि जो टीचर है उसके घर पे ही शिक्षा देने की व्यवस्था थी। इसके अलावा मंदिरों ने शिक्षा का बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि मंदिर केवल धर्मस्थल नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान स्थल भी थे, जहाँ आपके ऋषि मुनियों के जो रचनाएं हैं उनके ऊपर ज्ञान देना, जो दर्शन है, जो हमारे यहाँ की एथिक्स है, सबसे बड़ी जो हिंदुस्तान की जो विशेषता है, जो स्पेशलिटी है, वो हमारी एथिक्स है। हम जो नैतिकता जो है, नैतिक मूल्यों की जो स्थापना है, वो सब बातें जो हैं वो मंदिरों ने की। इसके अलावा औपचारिक पाठशालाएं जो होती थी और उसमें अनेक तरह के वो हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो था वो गुरुकुल पद्धति थी। और गुरुकुल पद्धति की जो शुरुआत है वो वैदिक काल से हम लोग मानते हैं। और ये जो गुरुकुल थे, ये गुरुकुल ऐसा नहीं है कि प्रारंभ से ही इनको कोई सरकारों ने जो भी राज्य व्यवस्था थी उन्होंने सेटल किया, बल्कि उनके बजाय उनको समाज ने बनाया। शिक्षा संस्थानों की जो शुरुआत है वो राज्य की ओर से नहीं, बल्कि समाज की ओर से हुई। और वैसे देखा जाए तो शिक्षा कायदे से तो राज्य का विषय ही नहीं है, किंतु राज्य होता है, उसकी पावर होती है। इसलिए अब जो हम देखते हैं आज शिक्षा क्या है, समाज पर कम निर्भर करती है और सरकार पर ज्यादा निर्भर करती है। और शिक्षा के स्वरूप में सरकार ही अपनी नीति, अच्छी नीति, बुरी नीति, राजनीति, जो कुछ भी है उसके लिए भी शिक्षा का उपयोग भी करती है। कोई भी सत्ता हो, वह सत्ता का प्राथमिक जो रुझान है वो समाज के प्रति नहीं है, बल्कि उनका है कि उनकी सत्ता कैसे और मजबूत बने और कैसे प्रचारित हो। तो अब क्या हुआ है कि दखल, ये तो आज हम जो देखते हैं जिसमें नौकरशाह और राजनेताओं की जो मिली भगत है, और वो किस तरह से शिक्षा में अनधिकृत प्रवेश करके उसे प्रभावित करती है, वो एक जो है दुखद पहलू हो सकता है हमारी शिक्षा का। लेकिन मैं वापस उस बारे में किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम वर्तमान स्थितियों में रहते हुए जब प्राचीन भारत को जानते हैं तो हमको प्राचीन भारत की आदर्श शिक्षा व्यवस्था से हम लोग प्रभावित होते हैं। किंतु जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है उसको आज अपनाना, उसको मतलब उसको रिविट नहीं कर सकते, क्योंकि जो समय गुजर गया उसको आप रिप्ले नहीं कर सकते। इसमें रिप्ले का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा पद्धति प्राचीन भारत की थी तो उस समय की जो राज्य, समाज, अर्थव्यवस्था, सोच, जो भी थिंकिंग थी, वो सारा परिवेश अब बदल चुका है और हजारों वर्ष पीछे छूट गया है। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पास्ट कोई व्यर्थ हो गया है, बल्कि वह पास्ट हमें गौरवान्वित तो महसूस करवाता ही है, साथ ही साथ हमें भविष्य की प्रेरणा भी देता है। और उस भविष्य की प्रेरणा जो हम प्राप्त करते हैं उसको ठीक है प्राचीन भारतीय पद्धतियों को, मूल्यों को एज इट इज तो हम नहीं कॉपी कर सकते, लेकिन अभी भी हम बदलते परिवेश में भी उन मूल्यों को किस तरह से शामिल करते हुए एक गतिशील शिक्षा व्यवस्था जो सोसाइटी की नीड को भी पैदा करे और एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करे जिसका हमारी तो यहाँ हमेशा ही रहा है हिंदुस्तानी या भारतीय व्यवस्था में, जहाँ दया, करुणा, प्रेम, शांति, अहिंसा, बुद्ध काल से जैनिज्म, बुद्धिज्म के काल से आप देखें, ये तमाम बातें जो हैं इनको हम आज भी, ये एथिकल क्वालिटीज हैं इंडियन कल्चर की, लेकिन अब ये एथिकल क्वालिटीज जो हैं दबती जा रही है, क्योंकि इनके ऊपर दूसरे पहलू ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं। और आदमी इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि वो सब कुछ पा लेना चाहता है, वो बहुत गेन चाहता है, श्रम करना कम चाहता है और अधिक लाभ कमाना चाहता है। कोई भी फील्ड ले लें उसका ये तरीका है। तो ये जो चीजें आई एक अलग होता है कि मूल्यहीनता बढ़ी, लेकिन जो मूल्यों की हम जब बात करते हैं तो गुरुकुल जो थे वे सबसे मजबूत थे। और गुरुकुलों की परंपरा वैदिक काल से हुई, और ये गुरुकुल की जो पद्धति है ये बाद में जो अन्य धर्म भी आए, जैसे जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, इवन सिखिज्म भी आया मध्यकाल में जाकर के, उनके यहाँ भी वही परंपरा
कि गुरुकुल होने चाहिए, तो शिक्षा का माध्यम गुरुकुल थे। और गुरुकुलों में शिक्षा केवल साहित्यिक नहीं थी, केवल सैद्धांतिक नहीं थी, वो एक व्यावहारिक और जीवनोपयोगी होती थी। और मैं प्राचीन भारत की क्या बात करूं, आपको ये देखिए कि अंग्रेजों के आने के पहले तक जो शिष्य हैं, और गुरु उसका मूल्यांकन करता था, और मूल्यांकन के बाद वो कहता था अब तुम इन विद्याओं में पारंगत हो गए हैं, अब ये आप जाइए और समाज सेवा में उतर जाइए, वो ना ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। सो सेवार्थ प्रस्थान के लिए गुरु का आदेश हो जाता था। कोई भी डिग्री, प्रमाण पत्र, सनद देने की प्रथा मेरी जानकारी में अंग्रेजों के आने के पहले तो नहीं थी। आदमी को उसके ज्ञान, उसके कौशल, उसके जो जो भी काम है उनसे जाना जाता था। और उस आदमी की पहचान प्रारंभ में गुरु परंपरा से होती थी कि किस गुरु के शिष्य हैं। यदि आप वैद्य बने हैं तो कहाँ से आपने वैद्य की शिक्षा ली, अगर आप ज्योतिषी हैं तो ज्योतिष की शिक्षा आपने कहाँ से ली, यदि आप साहित्य का काम करते हैं तो साहित्य की शिक्षा आपने कहाँ से ली, व्याकरण, दर्शन, गणित सब कहाँ से सीखा। तो ये जो है गुरु का जो गुरुकुल है, गुरुकुल, गुरु का कुल मतलब गुरु का वंश। तो गुरु का वंश केवल गुरु जी की पत्नी और उसके बच्चे नहीं थे, बल्कि जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होते थे वे जो है एक तरह से मानस पुत्र हुआ करते थे गुरुओं का। गुरु उनको, जो गुरुओं के पास जो कच्ची मिट्टी आती थी उसको किस तरह गढ़ करके और एक कुशल बना करके समाज में उतार दिया जाता था। बड़ी आदर्श व्यवस्था थी। और अधिकांश था जो जो मेजर एजुकेशन थी, और जिसको मैंने कहा औपचारिक अनौपचारिक दोनों में ही गुरु शिष्य के संबंध बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ होते थे, और गुरु और शिष्य साथ साथ रहते थे। ज्यादातर गुरुकुलों में वो डे स्कॉलर वाली व्यवस्था नहीं थी, वो रेजिडेंशियल स्कूल्स थे अपने आप में, वो आवासीय विद्यालय थे जहाँ जो अध्ययन के घंटे हैं वो तो तय हैं ही, लेकिन 24 घंटे आपको एक वातावरण में रहना है जिसमें आपको अपने दैनिक कार्य करते हुए भी बहुत कुछ सीखना है। आश्रमों में अपने आप में आत्मनिर्भर हुआ करते थे। आश्रमों से ऐसा नहीं आश्रम केवल कहीं से दान दक्षिणा ही लेते थे, दान दक्षिणा भी नहीं लेते थे वो। उनका ज्यादातर काम तो इनको जो बच्चे होते थे उन्हीं को खेती भी सिखाएंगे, अनाज साफ करना भी सिखाएंगे, खाना बनाना भी सिखाएंगे, सफाई भी सिखाएंगे, झोपड़ी बनानी, बिल्डिंग बनानी, जो जो आवश्यकताएं आश्रम की हैं वो सब शिष्यों के द्वारा करवाई जाती थी। ऐसे अनेक प्रकरण आते हैं जब गुरुजी अपने शिष्यों को से पहले कहते हैं यहाँ पे आश्रम बनाना है, ये लकड़ी काटो, मिट्टी खोदो, ये बिल्डिंग बनाओ, ये छत डालो, और वहां पे वो अपना भाई ये आवास के लिए जगह चाहिए, ये संगोष्ठी के लिए चाहिए, ये कल्चरल प्रोग्राम के लिए चाहिए, उन सब का निर्माण करवाया। और फिर गुरु ने हुक्म दिया कि अब इसको, जब वो शिक्षा पूरी हो गई, इसको खत्म कर दो। तो वो एक अलग बात थी, उसमें ये था सिंबॉलिकली कि भाई एक तरह मतलब प्रतीकात्मक था कि जो आश्रम है उस आश्रम से आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, अब आने वाले लोग कैसे सीखेंगे, इसको खत्म कर दो, फिर हम उनसे आश्रम बनवाएंगे, तो वो सब काम सीखेगा। और उसमें आश्रमों की व्यवस्था ठीक है, उस समय कई प्रश्न उठते हैं कि शिक्षा सभी के लिए प्राचीन काल में सुलभ नहीं थी, किंतु जिनकी जरूरत थी उनके लिए शिक्षा अवश्य मौजूद थी। क्योंकि आप ये देखें जब वोकेशनल एजुकेशन की हम जब बात करते हैं तो वोकेशनल एजुकेशन वैसे तो कहीं आश्रमों में जो है जंगल से कंदमूल फल इकट्ठा करना भी उसमें शामिल था, खेती करना भी शामिल था। तो मतलब और प्रैक्टिकल ज्यादातर जो पढ़ाई है वो प्रैक्टिकली होती थी, व्यावहारिक ज्यादा होती थी। लेकिन जब मैं वोकेशनल की बात करता हूँ तो इन आश्रमों में लोहार का कार्य नहीं सिखाया जाता था, उसके लिए जो लोहार है उसका बच्चा उससे सीख लेता था, जो धातु का काम करने वाले हैं उनका बच्चा उनसे सीख लेता था। मिट्टी के बर्तन की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं थी, वो अनौपचारिक था कि जिस घर में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उनके बच्चे उन कामों में कुशलता। बुनकर का काम है, इसके लिए भी आश्रम में पढ़ाई नहीं हो रही है। खेती का काम है, खेती के काम में फिर भी उनको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी। खेती में ज्यादातर क्या है कि जो खेती करने वाले समुदाय थे उनके वंश परंपरा के हिसाब से खेती का कार्य, बच्चे हल चलाना, उसके फावड़ा चलाना, खुरपी चलाना, नराई करना, गुड़ाई करना, इसका फसल को जो है नर्सर, उसको फसल को वो पानी देना, खाद देना, और उसके बाद उसको पकने पर
उसकी थ्रेसिंग करना, ये सारी व्यवस्थाएं प्रैक्टिकली सीख ली जाती थी। इसके लिए अलग से विद्यालयों की आवश्यकता प्राचीन काल में तो इतना नहीं थी। लेकिन वोकेशनल में अनेक चीजें, जैसे कलात्मक कार्य हैं, जैसे शिल्प कार्य है, ये बिल्कुल सिखाया जाता था। नृत्य भी है, संगीत भी है, मूर्ति कला भी है, चित्रकला भी है, ये सारे जो ट्रेड्स हैं ये भी सिखाए जाते थे। तो ये सब जो प्राचीन भारत है उसमें जो गुरुकुल परंपरा थी वो बड़ी शक्तिशाली थी। और आप आश्चर्य करेंगे, आप जो इतिहास जानते हैं कि यह गुरुकुल परंपरा भारत में अंग्रेजों के आने तक विद्यमान थी, और न केवल विद्यमान थी बल्कि वो बहुत प्रभावी रूप में कार्य भी कर रही थी। अंग्रेजों ने, अब उस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन ब्रिटिश पीरियड में गुरुकुल पद्धति को पुनर्जीवित करने का प्रयास स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में की, लेकिन उसके पहले उन्होंने 1860 के बाद से देशाटन और वैदिक जो साहित्य है, वेद का जो ज्ञान है, उसके प्रचार प्रसार का काम आरंभ कर दिया था। और वो संपूर्ण भारत में उन्होंने भ्रमण किया। तो उन्होंने जो है सत्यार्थ प्रकाश, यदि आप पढ़ेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश के अध्याय 3 में वो पूरा की पूरा शिक्षा के ऊपर है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक साहित्य के आधार पर एक ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन एजुकेशन तैयार किया, और उसमें गुरुकुल पद्धति को उन्होंने सबसे श्रेष्ठ माना, और उस गुरुकुल पद्धति को और अधिक विस्तार देने की बात उन्होंने की। और उनके प्रयासों से भारत के विभिन्न भागों में, खासतौर पर तो उन स्थानों पर जो तीर्थ स्थान थे या पहले शिक्षा के लिए जाने जाते थे, उन शिक्षा के स्थानों पर खासतौर पर इन्होंने हरिद्वार में, मथुरा में, बनारस में, इन जगह वैदिक पटना तक इनके वैदिक विद्यालय उन्होंने कायम किए, और उसके उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की। उनके पश्चात उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंचा। तो एक एफर्ट उन्होंने किया, किंतु वह राष्ट्रीय शिक्षा का भाग नहीं बन पाई, क्योंकि स्वतंत्र भारत में, क्योंकि वैसे तो अंग्रेजों के जमाने में ही शिक्षा के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भारी शुरू हो चुका था, और वो हस्तक्षेप करने की जो सत्ता की आदत थी वह स्वतंत्र भारत में भी बरकरार रही। और शिक्षा शास्त्रियों को पीछे बिठा करके जो स्टीयरिंग है एजुकेशन की, वो नौकरशाह और राजनेता हाथ में लेते गए। और जब जब ऐसा हुआ तो वो शिक्षा विकसित हुई नहीं, क्योंकि शिक्षकों को जब तक आप उसमें फ्री हैंड नहीं देंगे, उनको ऑटोनॉमी नहीं देंगे, उनको कार्य की परिस्थितियां नहीं देंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं वापस उसी प्राचीन भारत पर आता हूँ कि प्राचीन भारत में जो गुरुकुल थे, तो आप ये देखें, जो शिक्षक होते थे वे इतने सेल्फलेस होते थे, उनमें कोई स्वार्थ नहीं था, और वो कोई शुल्क जो है वसूल नहीं करते थे। लेकिन जैसे घरों पर चलने वाले विद्यालय, गांवों में चलने वाले विद्यालय, वे कम्युनिटी जो है, समुदाय हैं, उनके द्वारा ही पोषित होते थे। वे ही अपने जो कमाई का साधन है, जिस रूप में भी, वो आश्रमों को सपोर्ट करते थे। और प्राचीन भारत में राज्यों की ओर से भी शिक्षा को सपोर्ट, आर्थिक और भौतिक रूप से, मतलब मटेरियल सपोर्ट दिया जाता रहा, लेकिन इंटेलेक्चुअल सपोर्ट कभी किसी शासक ने देने की कोशिश नहीं की। वो शिक्षकों ने खुद ही इजाद किया कि किस तरह से कौन सी चीज अनुकूल हो सकती है। तो जो गुरु लोग होते थे वो लालची नहीं थे, स्वार्थी नहीं थे। वो कभी शिष्य से ये आशा नहीं करते थे कि मैं इससे पैसे ले लूंगा, वो पैसे लेते ही नहीं थे। उनका ये था, जो गुरुकुल थे खासतौर पर, जब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होती है और जब सेवार्थ प्रस्थान करने का समय आता है, उस समय गुरु को गुरु दक्षिणा देने की प्रथा थी। और गुरु इतने उदार होते थे कि उन्हें कोई विशेष उनकी आवश्यकता नहीं होती थी। ज्यादातर गुरुओं का कहना तो यही था कि जो आपने यहाँ से प्राप्त किया है, इससे आम जन की भलाई के लिए, मानव मात्र की भलाई के लिए इसको आप आगे ले जाएं, इसका विस्तार करें, और आप जिस क्षेत्र में भी काम करना चाहें वहां जाकर आप काम करें।
तो प्राचीन भारत के बारे में जो सबसे ज्यादा हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि एक लेक्चर में सारी बात करनी है, तो यहाँ 4 विश्वविद्यालयों की बात होती है, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी, इन 4 विश्वविद्यालयों का नाम आता है। और इन विश्वविद्यालयों का उल्लेख अभी भी जो हाल ही जारी की गई शिक्षा नीति है उसमें भी बड़ा प्राउडली उसको रिपोर्ट में भी रखा गया है, और ये कहा गया है कि ये जो विश्वविद्यालय थे ये हमारे ज्ञान के उच्चतम विकास की जीती जागती तस्वीरें थी, और दुनिया भर के छात्र इनमें शिक्षा प्राप्त करने आते थे, और हमें इन विश्वविद्यालयों ने ही विश्व गुरु का दर्जा दिलाया था। अब विश्व गुरु का दर्जा तो खैर एक हमारी सोच है, अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन विश्व गुरु जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि मानव जो है सब जगह धरती पर, सृष्टि पर जहाँ भी मानव है, उस मानव ने अपना जीवन अपने तरीके से जीना शुरू किया, और जैसा जैसा उनको प्रकृति के साथ उनका जो इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन में जिस तरह से उनको दिशाएं मिली, उस दिशा में वो बढ़ते गए। तो लेकिन इन 4 विश्वविद्यालयों की जब बात होती है तो हम एक बात भूल जाते हैं कि चारों ही विश्वविद्यालय असल में देखा जाए तो बुद्ध धर्म की देन है, जिसका जो सनातनी हिंदू परंपरा है उससे संबंध नहीं था, बल्कि एक स्थिति तो यह थी कि प्राचीन काल में बुद्धिस्टों के संस्थानों के प्रति सनातनियों का व्यवहार कोई बहुत अच्छा नहीं था, बल्कि में भी प्रतिद्वंदता दिखाई देती है। जैसा आप जानते हैं कि जब मौर्य काल, इसमें बुद्धिज्म का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, और उस समय आप देखें कि जब शुंग आज आए तो शुंगों के टाइम में थोड़ा सा बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है, किंतु भारतीय जो धर्म है उनकी मूल धारा एक है, और उसमें कहीं 19-20 का फर्क है, क्योंकि ये मानते हैं हम लोग कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ये 2 धर्म आए, ये दोनों धर्म जो है बहुलवादी संस्कृति के पोषक थे, और उन्होंने संस्कृत के स्थान पर प्राकृत और पाली जैसी जन भाषाओं का प्रयोग किया, जिससे उनकी लोकप्रियता तो बढ़ी ही, साथ ही साथ जो आम आदमी था उसको अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्ति का जो है एक साधन किसी न किसी रूप में प्राप्त हुआ, चाहे वो, क्योंकि वाचन, श्रवण और दृश्य, इन माध्यमों से हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो अनेक बार हम लोग दृश्य भी नहीं देखते, लिखते भी नहीं है, लेकिन सुन करके भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुनकर भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये जो इन जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो उदय है वो भारतीय संस्कृति को उसने और विस्तार दिया, और उसमें जो है सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, और लार्जर समुदाय को आपस में जोड़ने का कार्य किया। तो जो ये विश्वविद्यालय हैं, ये विश्वविद्यालय बड़े महत्वपूर्ण थे, किंतु इनके नष्ट होने के अनेक कारण हैं। कुछ के बारे में पता ही है कि तुर्कों ने जो आक्रमण किए, तो आप ये देखें कि जब 11वीं सदी में, वैसे तो 8वीं-9वीं सदी से मुसलमानों के अभियान और आक्रमण भारत की तरफ होने लगते हैं, किंतु सबसे सशक्त जो था वो महमूद गजनवी का ही आक्रमण था, जब उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, और उसके बाद भी यहाँ के मंदिर, शिक्षा संस्थान और यहाँ की संस्कृति और ग्रंथ भी उनके शिकार हुए। किंतु भारतीय संस्कृति इतनी बलशाली थी कि उसको वे लोग उससे ज्यादा दिन मुकाबला नहीं कर पाए, बल्कि उन्हें भारतीय धर्म और दर्शन और शिक्षा उसके साथ में अपना तालमेल बैठाना पड़ा। और वो इनिशियल ये जो 12वीं सदी के आक्रमण है, ये इसका क्रम जो है जैसे 13वीं सदी तक भी चलता है, खिलजियों के टाइम में भी हुआ है विध्वंस, लेकिन फिर भी विध्वंस कोई मास स्केल पर नहीं था, क्योंकि ये आउटसाइडर्स थे। जब वो आए तो आकर के उन्हें अपने पांव जमाने थे। सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये एक विकसित अपनी संस्कृति लेकर के आए थे। इसके पहले भी बाहर से बहुत लोग आए हैं, वे क्या है कि उनकी पद्धति किसी भिन्न नहीं थी सांस्कृतिक, कि वो यहाँ उनका समायोजन ना हो सके। उन्होंने भी आसानी से यहाँ की संस्कृति को अपनाया, और यहाँ के लोगों ने भी भारत के लोगों को बड़े आसानी से अपनाया। लेकिन जो तुर्क आए, वो तुर्क एक संस्कृति लेकर आए, और
उस संस्कृति को बढ़ावे के लिए धर्म प्रचार आदि की बात भी चली, किंतु जो प्राचीन ये जो विश्वविद्यालय हैं, इनके नष्ट होने का एक बड़ा कारण जो है गैर बुद्धिस्टों का इनके प्रति जो सद्व्यवहार नहीं रहा, क्योंकि बुद्धिज्म आज आप देखिए एक बार दुनिया का सबसे विशाल था, और जो विश्व हमको विश्व के स्तर पर पहुंचाया वो बुद्धिज्म ही था, क्योंकि जो विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे वो कोरिया से, चीन से, जापान से, इंडोनेशिया से, लंका से, इधर जो है आपके वेस्टर्न ये जो एशिया से, तो ये जो आते थे अधिकांश में, क्योंकि इनमें वैसे तो सभी विषय उच्च से उच्चतम विषय पढ़ाए जाते थे, लेकिन मूल रूप से ये बुद्ध दर्शन और बुद्ध धर्म के बारे में ये शिक्षा देते थे। तो उन्हीं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ लोग दूर दूर से आते थे, और जब आते थे तो फिर यहाँ वो आयुर्वेद भी सीखते थे, तो वो यहाँ पे मेटलर्जी भी सीखते थे, वो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी सीखते थे, यहाँ पे सब कुछ वो फिर लर्न करते थे, जैसे उनके इंटरेस्ट होता था उस तरफ वो मुड़ करके अपना आगे बढ़ सकते थे। तो अब मैं जो आगे बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बात कहूँगा कि ये जो मध्यकाल है, इस मध्यकाल बड़ा लंबा है, और मध्यकाल को हम जिस रूप में देखते हैं कि इसमें बाहर से आक्रमणकारी आए, हमारे जो ऊपर सांस्कृतिक हमले हुए, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमले बहुत सीमित थे, क्योंकि इतना विशाल भारत था, विशाल यहाँ की संस्कृति, साहित्य, शिक्षा सब कुछ थी कि उसे इस तरह के आक्रमणकारी मिटा नहीं सकते थे। बल्कि उन्होंने, क्योंकि जो यहाँ के अपने भारत के जो राजा, सामंत और जमींदार थे, वे उनको थोड़ी मिटाया, उनको अपना सबऑर्डिनेट बनाया, उनको अपने मातहत बना लिया बस। बाकी चाहे वो दिल्ली सल्तनत का काल हो और चाहे मुगल काल हो, उसमें यह है कि जो यहाँ के लोक शक्तियां थी उनको जो है अपने मातहत किया, लेकिन मातहत करके उनको कभी इस्लाम में परिवर्तित नहीं किया। राजपूतों का कोई इस्लाम में परिवर्तन नहीं किया। राजाओं का, सामंतों को उनकी जो भी सांस्कृतिक पवित्रता थी उसको भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने नीति बनाई। कभी कभी कोई कठोर मुस्लिम शासक आया, लेकिन वो मुस्लिम शासक की कठोरता अधिक समय नहीं चल सकी, क्योंकि बहुसंख्यक यहाँ जिस संस्कृति के उपासक थे उनको बदलना कोई आसान नहीं था। तो वो जब राज उनका था वो तब भी वो नहीं कर सकते थे। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे कोई भारत की जो हस्ती है उसको मिटाना इतना आसान नहीं है। इसको तो आप देखें कि मध्यकाल में फिर एक जो हमारी गुरुकुल पद्धति चल रही थी, जिन गुरुकुलों को या जिन शिक्षा संस्थानों को मंदिरों का, राजाओं का, सामंतों का और जमींदारों का समर्थन देता था, और साथ ही साथ जो कम्युनिटीज हैं, सामाजिक समुदाय हैं, उनसे सपोर्ट निरंतर मिलता रहा। तो जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो बिल्कुल चलती रही। उसके समानांतर एक जो है इस्लामिक शिक्षा की व्यवस्था शुरू होती है, और इस्लामिक शिक्षा में खास तौर पर उनका भी प्राथमिक उद्देश्य तो इस्लाम की शिक्षा ही देना था, और लेकिन उच्च स्तर पर और दूसरी वोकेशनल और दूसरी संस्कृतियां, दूसरे इतिहास, दूसरी दुनिया के बारे में भी जानकारी दी जाती थी। तो मुख्य रूप से दो तरह के संस्थान इस्लामिक इम्पैक्ट के अंतर्गत या इस्लामिक स्टेट के अंतर्गत जो यहाँ विकसित हुए, उनमें एक तो मकतब थे। तो मकतब जो है वो प्राइमरी और मिडिल लेवल तक की एजुकेशन के स्थान थे। मकतब आज भी हैं, और कई मकतब मस्जिदों के साथ भी जुड़े होते हैं। कई जगह जो है ये जो मज़ारों के साथ भी कहीं जुड़ जाते हैं। मकतब प्राइमरी एजुकेशन है, और हायर एजुकेशन के लिए मदरसे, मतलब विद्यालय शिक्षा मकतब और उच्च शिक्षा मदरसे। तो मदरसे और मकतबों का उदय होता है। और सबसे बड़ी बात, वैसे तो हमारे यहाँ भी पुस्तकें थी, ग्रंथ होते थे, लेकिन ग्रंथालय बहुत बड़े नहीं हुआ करते थे। ज्यादातर ग्रंथ गुरुओं के घरों पर रहते थे, शिष्यों के घरों पर भी रहते थे। ग्रंथों की हाथ से कॉपी होती थी, प्रिंटिंग थी नहीं, तो वो कॉपी करके रख लेते थे। ज्यादातर तो ग्रंथों को लोग कंठस्थ कर लेते थे। तो औपचारिक जो पुस्तकालय व्यवस्था की शुरुआत होती है वो जरूर इस्लामिक संस्थानों के साथ आरंभ हुई। जैसे कि आप कई बार जब हम वो दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं और खिलजियों के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं ना
जो सीढ़ियों से गिर के मर गए जलालुद्दीन खिलजी, जो जिस तरह भी था। तो आप ये देखो कि जो पुस्तकालय हैं वो एक बड़ी बात है। दूसरा क्या हुआ है, इस सल्तनत काल में जो सूफिज्म आया, तो सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट, इस समय जो भक्ति आंदोलन उपजा हिंदुस्तान का, वह अनूठा है। भक्ति आंदोलन में आप पढ़ेंगे कि भक्ति में दोनों है, निराकार भी है और साक्षात इसका मूर्ति पूजा का भी है और निराकार ब्रह्म का भी है। तो निराकार जो ब्रह्म की बात है वो सबसे अधिक इस भक्ति काल में प्रखर रूप में सामने आती है। प्राचीन भारत में तुम धीरे 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 मूर्ति पूजा की ओर जा रहे थे, लेकिन जो निराकार ब्रह्म की पूजा है वो भक्ति काल, जो हम ये मानते हैं कि जो ये भक्ति का कंसेप्ट लेके आए सूफी, उससे यहाँ पर ये संस्कृति विकसित हुई। और लोक देवता, जिसमें आपके दादू दयाल भी हैं, रामदेव जी हैं, तेजा जी हैं, गोगा जी हैं, बहुत नंबर ऑफ जो है लोक देवता हैं, लोक संत हैं। और उसी संत परंपरा में कबीर को भी हम संत मान रहे हैं, तुलसी को भी हम संत मान रहे हैं, सूरदास भी संत हैं। तो आप ये देखो कि इस समय सबसे बड़ी बात जो मध्यकाल की है, राइट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत टू मुगल पीरियड, आप ये नई भाषा जो हिंदी भाषा है उसका उदय होता है। और शिक्षा का माध्यम संस्कृत गुरुकुलों में लगातार है, लेकिन संस्कृत विशिष्ट जनों की या पढ़े लिखे लोगों की या विद्वानों की और शिक्षा की भाषा थी। आम जन की भाषा मेरी याददाश्त में ये हिंदुस्तान में नहीं रही, क्योंकि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये जो करते हैं जैनिज्म बुद्धिज्म जब आता है और ये अपने धर्म प्रचार और प्रवचनों में पाली और प्राकृत का उपयोग करते हैं, तो पाली और प्राकृत के माध्यम से ये धर्म लोकप्रिय हुए। ये हम इतिहास में पढ़ाते भी हैं। तो जनभाषा अलग ही थी। यही नहीं, आप प्राचीन भारत के संस्कृत ग्रंथों को भी देखें, जो नाटक खास तौर पर हैं, उन नाटकों में जो श्रेष्ठी जन हैं, वो श्रेष्ठी जन सब जो हैं संस्कृत बोलते हैं, लेकिन जो नौकर हैं, जो आमजन हैं, जो मल्लाह है, मछुआरा है, शिकारी है, वो सारे लोग जो हैं वो प्राकृत का उपयोग करते हैं। तो आप भी देखिए कि वो भेद तो हमको संस्कृत साहित्य में वहाँ भी दिखाई देता है। तो यहाँ जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो पद्धति थी संस्कृत वाली, वो तो चलती रही, लेकिन ये जो हिंदी की एक प्रथा हिंदुस्तान की शुरू हुई, ये प्रथा का आरंभ हम मध्यकाल में मानते हैं। और हिंदी साहित्य का इतना विस्तार हुआ, आप देखें जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, तो उस समय बनारस में लिखा था उन्होंने। वहीं पंडितों ने उसका बहुत बड़ा विरोध किया और उन्होंने उनका बहिष्कार तक किया। और उन्होंने कहा कि ये कौन आदमी पैदा हो गया जो राम कथा को भ्रष्ट कर रहा है, क्योंकि राम कथा देववाणी में हो सकती है, वो लोकवाणी में नहीं हो सकती। तो देववाणी संस्कृत है, उसके बाहर कैसे जा रहा है। और आज स्थिति क्या है, रामायण के नाम पर जो पाठ होता है वो रामचरितमानस का पाठ होता है, माइक लगा करके पाठ होता है, और हर जगह दृष्टांत जो है उस रामचरितमानस की दिए जाते हैं, जिसमें जिस समय रामचरितमानस की रचना हुई उस समय की समाज, राजनीति, देश और संस्कृति का जो हाल था उसके ऊपर ही वो बातें थी। तो अब मैं मध्यकाल में खास तौर पर ये हुआ कि एक मदरसे, मक्तब और पुस्तकालयों की शुरुआत होती है। शिक्षा का उद्देश्य प्रारंभिक तौर पर धर्म प्रचार और थियोलॉजी था, किंतु जब एडमिनिस्ट्रेशन में इनका उपयोग होने लगा तो जो हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम लोग थे उन्होंने भी उन विद्याओं को सीखना आरंभ किया, क्योंकि उनको अगर राज के साथ काम करना है तो उन्हें वो विद्या सीखनी होगी। जैसे अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजी राज की तो जरूरत थी हमारे लोगों की, तो हमने अंग्रेजी सीखी, हम अंग्रेजी में पारंगत हुए। तो इस समय क्या है कि अब जो गैर मुस्लिम समाज था हिंदुस्तान का, उसमें भी पर्शियन और अरबी भाषा का भी ज्ञान होने लगा। और जो इस्लामिक थियोलॉजी है, इस्लामिक जो एथिक्स है, उसकी जानकारी भी उनको मिलने लगी। जब प्रबुद्ध वर्ग इस्लाम के संपर्क में आया तो इस्लाम के जो अच्छाइयाँ थी उन्होंने प्रभावित किया। तो इस्लाम और हिंदुस्तान की जो दर्शन है, भारत का जो दर्शन था, उसके बीच में जो समागम हुआ, उस समागम से एक गंगा जमुनी संस्कृति ने जन्म लिया, जो हमारी बहुत बड़ी ताकत के रूप में इस विश्व में आज भी पहचानी जाती है। तो और खास तौर पर जब मुगल आते हैं, क्योंकि वैसे तो सल्तनत काल में भी दिल्ली तो एक बहुत बड़ा केंद्र शिक्षा का बना ही, उस केंद्र में जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया और उसके
खुसरो ने तो हिंदी साहित्य को बहुत रिच बनाया, समृद्धि प्रदान की। और जो खुसरो के जो आज भी रचनाएं हैं, वे रचनाएं हिंदुस्तान के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और उनको लेकर भी हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। और उन्होंने दर्शन के जो और साहित्य को जोड़ करके जिस तरह से प्रस्तुत किया, तो मैं इसमें आपका समय ज्यादा अभी नहीं दूंगा क्योंकि ये थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बाबर और हुमायूं के टाइम में कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन ये जो अकबर के समय में है, उस समय शिक्षा का विस्तार खूब हुआ। उस समय उन्होंने मदरसों की स्थापना, खासतौर पर तो दिल्ली नहीं ये जो है फतेहपुर सीकरी, आगरा, ये जो है इधर ईस्टर्न इंडिया में जौनपुर, इन जगहों पर, और भी कई जगह गुजरात की तरफ, वहां पे ये हुए। लेकिन वो खास तौर पर जो विषय थे जिसमें कृषि भी है, अकाउंटेंसी भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है संगीत, चित्रकला, ये सारी कलाओं का विकास, ये सब अकबर के काल। अकबर ने ये समझो मुगल काल की जो शिक्षा नीति है, वो जो हमारी चली आ रही है संस्कृत, वो चल रहा है। उसके बाद तुर्कों ने जो व्यवस्था रखी है वो भी चल रही है, वो फिर मर्ज हो जाती है इन मुगलों की एजुकेशन और दर्शन सबके साथ में। लेकिन जो अधिक काम सोच समझ के हुआ वो अकबर के काल में हुआ। उसके बाद उन्हीं आधारों पर जो है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये चलते रहे और शिक्षा का अपना तरह से विस्तार होता रहा। अब मैं बात करता हूँ, शायद मॉडर्न इंडिया की बात थोड़ी बहुत कर पाऊंगा, जो समय का मैं समझ में आ रही है मुझे बात। तो आप ये देखें कि वो एक शिक्षा पद्धति थी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की परंपरागत शिक्षा पद्धति के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको जो समर्थन देना चाहिए था वो समर्थन उनसे नहीं मिला। किंतु अप्रत्यक्ष रूप से आप देखें कि एक नए युग की शुरुआत हम मानते हैं। पश्चिम के जो सोसाइटी हमसे बहुत आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बाद औद्योगिक क्रांति की जो राह उन्होंने पकड़ी थी, उससे वहां उनके यहाँ ज्ञान के दरवाजे बहुत अधिक विस्तृत हो गए थे, ज्ञान भी बहुत विस्तृत हो गया था, और हम उनकी तुलना में थोड़ा पीछे रह गए थे। तो पश्चिमी शिक्षा कई मायनों में ठीक भी थी, लेकिन इसकी शुरुआत भी अंग्रेजों ने एक अलग तरीके से की और सिस्टमेटिक की, जब उन्होंने सबसे पहले 1784 में ये इनका नाम आता है सर विलियम जोन्स का, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और उसके माध्यम से भारतीय इतिहास और संस्कृति को व्यवस्थित रूप से जानकर अंग्रेजों के बीच में अपने लाभ के लिए प्रचार करने का कार्य उसने किया। और उसके पश्चात हम देखते हैं 1800 में ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। इस समय जो है एक जो साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल है, ये जो है लॉर्ड वेलीजली, उन वेलीजली के काल में ये ये जो आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। और इनके माध्यम से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आते थे उनको भारतीय शिक्षा, भाषा, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, इन सब का ज्ञान कराया जाता था, ताकि वे प्रशासक उन चीजों में निपुण होकर के यहाँ के लोगों के साथ उन पर शासन कर सकें। लेकिन जो आगे हम देखते हैं कि इसके समानांतर जो व्यवस्था शुरू होती है हिंदुस्तान में, वो लगभग 1815 से, जब राम मोहन राय एक अलग शिक्षा, ठीक है, वो पश्चिम शिक्षा के समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय जो तत्व है शिक्षा का उसको स्थापित करने के लिए, उसके बाद केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इधर हम पश्चिमी भारत में आते हैं तो महात्मा फूले, जस्टिस रानाडे, बहुत ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने समानांतर अंग्रेजों के साथ साथ अपनी भारतीय शिक्षा की बात भी की। और 1835 में, जैसा आप जानते हैं, लॉर्ड मैकॉले मिनट्स, जिसने हमारी शिक्षा की आधारशिला रखी, वो 1835 में तो तुरंत प्रभाव से कुछ नहीं हो पाया। उसको जो अमली जामा पहनाया गया वो 1854 में ये जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच से वो शुरू होता है। और वुड डिस्पैच से ही स्कूली शिक्षा का भी, विश्वविद्यालय शिक्षा का भी, और उसी ने हमको उसी के बेसिस पर 1857 में हिंदुस्तान में 3 आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है, जिनमें कलकत्ता, मद्रास और बंबई, ये 3 जो प्रेसिडेंसीज थी, इन प्रेसिडेंसी शहरों में 3 विश्वविद्यालय स्थापित उसके बाद हुए हैं। तो जो मैं खास बात करना चाहता हूँ कि भाई ये जो वुड डिस्पैच है वो हमारे
शिक्षा व्यवस्था का एक मील का पत्थर है। और बड़ी रोचक जानकारी मैं आपको दूं, ये बहुत बढ़िया है कि इस वुल डिस्पैच में भी जहां रोजगारोन्मुख शिक्षा की बात कही गई है, जहां आत्मनिर्भरता की बात कही गई है, ये दोनों की दोनों बातें आज 2020 में हमारी नई शिक्षा नीति में भी शामिल हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि 1854 से लेकर 2020 तक ये जो आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख शिक्षा की बात होती रही, वो कहाँ खो गई, हम उसे कहीं क्यों नहीं ढूंढ पाए, हम आज भी उसी के पीछे लगे हुए हैं। तो आप ये देखिए कि मेरा प्रेजेंटेशन तो बड़ा है, अभी उसको मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 1854 में ये वुल डिस्पैच से शुरू हुआ। उसके बाद 1882 में हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन ने शिक्षा की जो प्रगति थी उसका रिव्यू किया और रिव्यू करके आगे का मार्ग प्रशस्त किया। तो आप ये देखें कि ब्रिटिश पीरियड में भी प्रयास निरंतर होते रहे, और इन प्रयासों में आप देखें कि जो 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम है, वो एक ऐसा कुत्सित प्रयास था कि उसके आड़ में जो भारतीय शिक्षा की स्वायत्तता जिस रूप में भी थी, उसको भी समाप्त करने के लिए ये जो है विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सेनेट और सिंडिकेट जो गवर्निंग बॉडीज होती थी विश्वविद्यालय की, उनमें भारतीयों के का प्रतिनिधित्व कम करते हुए और सरकारी जो हस्तक्षेप है उसको बढ़ाने का प्रयास लॉर्ड कर्जन ने किया। लॉर्ड कर्जन अपनी शिक्षा की प्रगति और साहित्यिक तमाम के बारे में जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक कठोर शासक के रूप में भी जाना जाता है। और शासन की कठोरता यदि शिक्षा में लागू होगी तो शिक्षा बर्बाद होगी। तो शिक्षा को समर्थन कर सहयोग करना चाहिए सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकारें पजेसिव होती है। सरकार क्या होती है, दो ही होती है सरकार, राजनेता और नौकरशाह। और जहाँ इनकी मंडली बन गई वहाँ शिक्षक तो अपेक्षित होना ही है। तो अब मैं इस पे फिर मैं बात दूसरी कर रहा हूँ आगे कि निरंतर फिर 1917 में सैडलर आयोग आया। सैडलर आयोग ने आगे जो है शिक्षा की नीति बनाई। उसके बाद देखते हैं कि 1929 में एक हार्टोग कमेटी आई है, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन आजादी के समय जब हम आजादी के पहले उस समय नहीं, जब गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी ने 1909 में ही जो उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, उस हिंद स्वराज में भारतीय शिक्षा के स्वरूप पर भी बात की है। उसे आप कभी अवसर मिला जरूर पढ़ें। और बाद में गांधी जी ने 1937 में बुनियादी शिक्षा या नई तालीम, इसकी उन्होंने व्यवस्था की। बुनियादी शिक्षा आज भी हमारे यहाँ लागू हो सकती है, किंतु हम उसको पूरी तरह आजादी के बाद लागू नहीं कर पाए। वो टुकड़े टुकड़ों में हुई, किंतु वो मुख्य धारा की शिक्षा नहीं बन पाई। तो गांधी जी ने जो एक योजना दी थी, जिसको बर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं, इस बर्धा योजना में भारतीय शिक्षा के एक नए आधार देने थे, किंतु हुक्मरानों ने उस समय इसको उस तरीके से लागू नहीं किया। तो 1948 का जो राधाकृष्णन कमीशन है ये आया, और इस राधाकृष्णन जी की जो शिक्षा नीति थी, उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा पर ही अधिक विचार किया। और उन्होंने ये उचित माना। हाँ, मैं एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा, समय मेरा हो रहा है और मैं अधिक समय आपको नहीं लूंगा, कि आप ये देखें कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में देने की बात कही गई है। वो भी फिर थोपी नहीं गई है, उसमें फ्रीडम दी गई है, लोग अंग्रेजी मीडियम में हो सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये बात तो वुल डिस्पैच में सबसे पहले की गई कि प्राथमिक शिक्षा तो अनिवार्य तौर पर होनी ही मातृभाषा में चाहिए। और उस मातृभाषा का मतलब क्षेत्रीय भाषा जो है, उसकी स्थानीय भाषा, उसके घर की भाषा, कोई भाषा हो सकती है। और आज भी हमको 2020 में भी यही कहना पड़ रहा है। तो आप देखो, ये तो जो अंग्रेजी के समर्थक थे उन्होंने भी कहा कि उसमें होनी चाहिए। और वो कह रहे थे हाई स्कूल लेवल पर एंग्लो वर्नाक्युलर एजुकेशन चलती थी, जिसमें अंग्रेजी और स्थानीय या स्वदेशी भाषाओं का प्रयोग हो, और कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी मीडियम की बात की थी। लेकिन अभी भी 1948 में भी कॉलेज स्तर पर भी अंग्रेजी मीडियम की बात को नकार नहीं सके। किंतु हाँ, ये कहा भविष्य में इस ओर हम बढ़ सकते हैं। और इसके पश्चात जो और जो नीतियां बनी, जिसमें ये आपका
मुदालियर आयोग है जिसने स्कूल शिक्षा पर विचार किया। और सबसे जो प्रमुख बात हुई आजादी के बाद वो था कोठारी कमीशन 1864 से 66 वाला, और उसमें व्यापक तौर पर शिक्षा के विस्तार की बात की गई और उसमें हिंदी माध्यम से उच्च शिक्षा तक के प्राप्त देने की भी बात की गई। तो वो एक मील का पत्थर था। उसी के आधार पर 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आजादी के बाद उसकी एक घोषणा की। और 1968 के बाद जो शिक्षा नीति आरंभ हुई उसका जो है रिव्यू 1986 में से बीच बीच में और कमेटी वगैरह बनते रहे, चलते रहे, किंतु उसका जो बड़ा रिव्यू हुआ है वो आपके 1986 में नई शिक्षा नीति के तहत, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको भी नैप कहते थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो जो है राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब आई। उसके पश्चात फिर उसके बाद कुछ समय बाद एक मूर्ति कमेटी आई। उस मूर्ति कमेटी ने कुछ और संशोधन करवाए 92-93 में। उसके बाद प्रोफेसर यशपाल कमेटी आई और प्रोफेसर यशपाल ने जो 1909 में अपनी एक और रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर शिक्षा का अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। तो इस तरह हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और अब 2020 में जो नई शिक्षा नीति है जिसकी घोषणा हुई है और कार्यान्वित सबसे प्रमुख जो उसमें कहा गया था कि जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के स्थान पर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। तो वो तो लागू हो गया। तो नाम परिवर्तन तो आसान काम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें तो एक आपको निर्णय करना है और आप नाम बदल दीजिए, क्योंकि उसमें ना तो कोई पेडागोगी चाहिए, ना उसमें कहीं कोई पद्धति की बात है और ना उसमें कोई धन की बात है। अब ये है कि जो योजना बनी है उसको कितने संसाधन कैसे मिलते हैं और उनकी कार्यान्वित फेज मैनर में किस तरह से होती है, क्योंकि जब डिले होने लगता है या लंबी अवधि में उसको लागू करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है उसका जो मिशनरी झील जो होती है वो झील खत्म होती है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से लागू होती है। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें फिर से गुरु की प्रतिष्ठा को जो भारतीय शिक्षा में था उसको कायम करने की बात की है, क्योंकि गुरु का महत्व तो प्राचीन काल में बहुत ज्यादा था, लेकिन मध्यकाल में जो ये संत हुए, भक्त हुए, जो ये रचनाकार हुए, उस समय गुरु की महिमा जो है सबसे ज्यादा, क्योंकि खालसा पंथ तो पूरा ही गुरु के ऊपर निर्भर करता है, दादू पंथ पूरा गुरु के ऊपर निर्भर करता है।